स्वागत है। भारत और हॉर्मुज के बीच के व्यापार की ख्याति जग प्रसिद्ध हो जाती है और फिर बाहरी ताकतें उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढती हैं। पुर्तगाली रिपोर्ट्स कहती हैं कि बहरीन के मोती, पर्शियन सिल्क्स और तरह तरह के कपड़े, अरेबिक और पर्शियन हॉर्सेस, इन सब का ट्रेड हॉर्मुज और भारत के बीच में होता था। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, पुर्तगालियों के दिमाग में आता है। अब पुर्तगालियों को यह पता था कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वो एक देश के ऊपर राज नहीं कर सकते, पर हां उनके पास पानी के सुदृढ़ जहाज हैं, उन पे लगी हुई गन्स हैं और वो पानी के व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसे कंट्रोल करने के लिए पुर्तगालियों को किसी देश के ऊपर राज नहीं करना है। उन्हें सिर्फ पोर्ट सिटीज जो छोटी छोटी हैं, जो मेजर पोर्ट सिटीज हैं, उनको कैप्चर करना है और उनको कंट्रोल करना है। और इसी चक्कर में 1507 में एफोंसो डी एल्बुकर्की हॉर्मुज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं। पर 1510 में गोवा कैप्चर कर लेते हैं। फिर 1515 में 5 साल के बाद ही हॉर्मुज पे फिर अटैक करते हैं और हॉर्मुज को कंट्रोल कर लेते हैं। अब पुर्तगाली कहते हैं कि जो भी ट्रेड होगा हॉर्मुज से इंडिया के साथ, वो हमारी मोनोपोली होगी। वो सिल्क के ट्रेड के ऊपर, घोड़ों के ट्रेड के ऊपर, मोती के ट्रेड के ऊपर और तरह तरह के जो व्यापार थे उनके ऊपर अपनी मोनोपोली एक्सर्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि अब आपको पास लेना होगा, जिसे वो कार्टस सिस्टम बोलते थे, और उस पास के लिए आपको पैसा देना होगा। अब एक और डेवलपमेंट होती है। हॉर्मुज गोवा के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाता है। हॉर्मुज को गोवा से एडमिनिस्टर किया जाता है। इब्न बतूता ने कहा था कि हॉर्मुज हिंद और सिंध का पोर्ट है। अब हॉर्मुज हिंद का पोर्ट बन जाता है। और 1609 तक पहुंचते पहुंचते जोसेफ साल्बेनेके, एक डच ट्रेडर हैं, वो लिखते हैं कि 54 फॉरेन शिप्स, पानी के जहाज, हॉर्मुज के पोर्ट के ऊपर डॉक किए एक साल में, और उनमें से 50 सिर्फ भारत से थे। उन 50 में से 20 पोर्चुगीज कंट्रोल्ड पोर्ट सिटीज से थे, जैसे गोवा, दमन, दीव। उसके अलावा 12 जो थे वो कोई डाभोल और चौल वगैरह से आए थे। 8 सिंध से आए थे और फिर 2 या 3 बंगाल से भी आए थे। ये रिकॉर्ड है। हॉर्मुज अब इंडिया की एक्सटेंशन बन जाता है और उसके रूप में हमारे सामने आ जाता है। जब पुर्तगाली सब कुछ खुद ही खाने की कोशिश करेंगे तो जो दूसरी ताकतें हैं वो भी उसमें अपना शेयर ढूंढेंगी, और यही कुछ होता है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था और अफगानिस्तान और बलोचिस्तान के जो छोटे मोटे राजा थे उनको वो अपने राज में ले लेते हैं, जिससे जो जमीनी रूट था, जो जिस पे कारवां चलते थे, वो सेफ हो जाता है। वैसे भी जो व्यापारी थे वो पुर्तगालियों से बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत तंग करके रखा था वो कार्टस सिस्टम की वजह से। तो वो उनको एक अल्टरनेट ऑप्शन एक अवेलेबल हो जाती है और जमीनी रूट खुलने की वजह से ट्रेड उधर डाइवर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अंग्रेज एंट्री मारते हैं। 1622 में ईस्ट इंडिया कंपनी शाह अब्बास, जो ईरान के बादशाह थे, उनके साथ मिलके हॉर्मुज से पुर्तगालियों को खदेड़ देती है। और जो वहां का ट्रेड था, अब पहले जैसे पुर्तगालियों ने गोवा और हॉर्मुज किया, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत और हॉर्मुज किया। शाह अब्बास हॉर्मुज की जगह जो बिजनेस है उसको वो बंदर अब्बास पे ले जाते हैं, जो ईरानियन मेनलैंड पे सिटी बनाते हैं और वहां एक पोर्ट बनाते हैं। हॉर्मुज अब अपने पास्ट ग्लोरी में चला जाता है। पर ट्रेड खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब ईरानी ट्रेडर्स और आर्मीनियन ट्रेडर्स भारत के साथ के जो ट्रेड थे उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। जहां पहले भारतीय ट्रेडर्स का एकाधिकार था, अब ये दो भी आ जाते हैं। हालत ये हो जाती है कि कोई 1630 में सूरत के जो फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं वो कहते हैं कि जनाब, ईरानियन ट्रेडर्स, आर्मीनियन ट्रेडर्स जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं यहां पे। 1635 में जो सूरत का मुत्सद्दी था, जो मुगल राजा का जो वहां पे इंचार्ज था पोर्ट का, वो बकायदा ईरानियन और आर्मीनियन ट्रेडर्स को रिक्वेस्ट करता है, कहता आओ और यहां से ट्रेड करो।
खंबत जाने की जरूरत नहीं है। 1661 में रिपोर्ट्स कहती हैं कि आर्मीनियन ट्रेडर्स ने सूरत से 10 लाख रुपए का माल एक्सपोर्ट किया था। 1656 में ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि 27,56,000 का ट्रेड हुआ है और वो एक्सपोर्ट हुआ है सूरत से, ईरानियन और आर्मीनियन ट्रेडर्स ने। तो ट्रेड खत्म नहीं हुआ, बढ़ा, एक अलग रूप लेके सामने आ गया। हॉर्मुज की कहानी अब बंदर अब्बास की कहानी में बदल जाती है।